आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कि ये जो 126 दिन अरविंद केजरीवाल ने जेल में बिताए, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? और 503 दिन मनीष सिसोदिया ने बिताए, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पहले ही तय कर दिया था कि इनको फंसाना है, फिर इन्होंने सोचा कैसे फंसाना है। ना कोई रिकवरी हुई, ना कोई बरामदी हुई, ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल, पैसे का ट्रेल इनको मिला। तो जज ने कहा कि ये तरीका क्या है कि आप पहले तय करो कि भाई इनको फंसाना है, उसके बाद आप एविडेंस ढूंढो। मैं अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आपने नया इलेक्शन जीत ली, और पंजाब में फिर 4 साल के बाद तो यहाँ इलेक्शन होगी। एट दैट पॉइंट इन टाइम ये कोई नया ढूंढ लेंगे। आज 28 फरवरी 2026 को वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली शराब नीति मामले में आए ऐतिहासिक फैसले के बाद सिब्बल साहब ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को आड़े हाथों लिया है। चलिए जानते हैं उन्होंने किन 3 बड़े मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा। दिल्ली शराब नीति मामले में आए ऐतिहासिक फैसले के बाद सिब्बल साहब ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को आड़े हाथों लिया है। चलिए जानते हैं उन्होंने किन 3 बड़े मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा। सबसे बड़ा मुद्दा रहा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई। कपिल सिब्बल ने इसे सत्य की विजय बताया। उन्होंने साफ कहा कि ये पूरा केस राजनीति से प्रेरित और पूरी तरह से मनगढ़ंत था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई ठोस सबूत नहीं था तो इतने समय तक नेताओं को जेल में क्यों रखा गया। दूसरा अहम मुद्दा था एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताबों से जुड़ा विवाद। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उस मामले का जिक्र किया जहां किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे विषयों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम आने वाली पीढ़ी से संस्थाओं की सच्चाई छुपाना चाहते हैं। तो क्या एनसीईआरटी भी एक राजनीतिक सोच के साथ किताबें बच्चों को ये चीजें पढ़ाना चाहती है? इस एनसीईआरटी भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अंत में उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तब खतरे में पड़ता है जब कानून का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जाता है। नमस्कार। 27 फरवरी को, दैट इज कल, एक बहुत अहम फैसला आया जिसके द्वारा सीबीआई का जो केस था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और बाकी जो 20 या 22 और अक्यूज्ड हैं, उसमें कविता जी भी हैं, उनके खिलाफ कोर्ट ने उन सबको डिस्चार्ज कर दिया। अब हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये जो 126 दिन अरविंद केजरीवाल ने जेल में बिताए, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? और 503 दिन मनीष सिसोदिया ने बिताए, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? जवाबदेही तो होनी चाहिए। वो कहते थे कि 100 करोड़ का घोटाला है, और जज ने कहा ये तो पहले इन्होंने तय कर लिया था कि इनको फंसाना है। ये जज का कहना है, मैं नहीं कह रहा। पहले ही तय कर दिया था, प्री मेडिटेटेड था, पहले ही तय कर दिया था कि इनको फंसाना है, फिर इन्होंने सोचा कैसे फंसाना है। ना कोई रिकवरी हुई, ना कोई बरामदी हुई, ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल, पैसे का ट्रेल इनको मिला। तो जज ने कहा कि ये तरीका क्या है कि आप पहले तय करो कि भाई इनको फंसाना है, उसके बाद आप एविडेंस ढूंढो। So therefore 27th, that is yesterday, the judge in the CBI case against Arvind Kejriwal and others discharged all the accused. And the judge said that this was a preconceived plan to inculpate these people, to make them accused. And then the CBI decided how to do that. There was no evidence with them.
And they started the investigation with a single oral statement of against Kuldeep Singh. And then they started building up the case. इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि what really the plan of the CBI is और कैसे CBI लोगों को हिरासत में करती है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है और इसके पीछे मालूम सोच क्या है, ये भी मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ। वो कॉलोनियल माइंडसेट है जिसके बारे में बात करते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि ये कॉलोनियल माइंडसेट को हमें खत्म करना है, तो ये सारा कॉलोनियल माइंडसेट कि पहले गिरफ्तार करो फिर एविडेंस। ये अंग्रेजों के वक्त होता था, कोई इन्होंने बदलाव नहीं लाया। अगर वाकई में आप कॉलोनियल सेट को खत्म करना चाहते हो तो पहले इसका संशोधन करो। बाहर के देशों में क्या होता है कि पहले एविडेंस होती है फिर गिरफ्तारी होती है। कभी कभार किसी केस में ड्रग का केस हो, कोई खास बात उनको पता चले तो अलग बात, लेकिन आम केस में तो ऐसा होता है। यहां पहले अरेस्ट होती है, बाद में एविडेंस होती है। ये है कॉलोनियल माइंडसेट। तो अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे। जब हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तो प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए अंग्रेज पहले अरेस्ट करते थे, फिर अंदर करते थे, फिर ढूंढते थे कि एविडेंस क्या है। तो ये बड़े दुख की बात है। तो आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये करते क्या है। जैसे मैंने कहा, पहले ये किसी से स्टेटमेंट लेके अरेस्ट कर लेंगे और उसको पेश कर देंगे मजिस्ट्रेट के सामने। बेल तो मिलेगी नहीं, कभी को बेल मिलती नहीं है, तो फिर ये कहेंगे साहब इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। फिर जिसको से अरेस्ट करते हैं उससे कहलवाएंगे किसी और का नाम, कि इसका नाम ले दो, तो वो तो अब हिरासत में है, वो तो नाम ले देगा। फिर जिसका नाम लेंगे उसके पास जाएंगे, फिर उसको कहेंगे कि तो इसका नाम ले दो, तो फिर उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर ऐसे 2-4 लोगों को और नाम ले लेंगे जिनको इन्होंने टारगेट करना है। फिर नाम लेंगे कि उनको धमकाएंगे कि भैया तुमने बयान तो दे दिया 161 का, पर 164 का मजिस्ट्रेट के सामने भी दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत पर पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हें यहीं रखूंगा, कई साल रखूंगा। तो आदमी डर जाता है, ये आम लोग होते हैं, वो डर जाते हैं। तो 164 का बयान हो जाता है। जब 164 का बयान हो जाता है और फिर ये नए नए अक्यूज का नाम लेने लगते हैं, उसमें मनीष सिसोदिया भी आ गया, केजरीवाल भी आ गया, कोई और लोग भी आ गए, कविता भी आ गई। तो फिर ये उनको जज को कहते हैं, देखिए साहब, एक तो 164 का बयान है, इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कैसे कैसे पैसे किसने दिए, कैसे दिए, कब दिए, कहां दिए। तो इनके खिलाफ है सब कुछ। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और लोगों को अक्यूज बनाते रहते हैं, जिनको मन चाहे एक बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास होता कुछ नहीं और इनकी सोच होती है राजनीतिक, कि सरकार को गिराना है, भाजपा को जीतना है, और तभी जीत सकते हैं जब इनको पकड़वाएंगे। So the point that I am making is that what the investigation agencies like the CBI do, that they get hold of somebody's oral statement. After taking that oral statement, they ask that person to name another person who they want. So that person names that other person. Then they go to that other person. He says that this man has named you. Now you better behave yourself and name this person. So that is all off the record. Who will reveal that? Then they name the third person. Then this goes on. Keep on naming whoever they want to target. And then after that, they tell these very people who have orally told them and taken their 161 statements, they say, now you come to the magistrate and give a statement, otherwise you know what's going to happen to you. You'll never be able to get out of jail. So he gives the 164 statement. And then whoever they want to target, that person is made an accused. And then they go to court and say, see, there's a 164 statement where he has said that money was given here at this time, at this place, at this hotel, at this place, at that place. And this investigation goes on and people are in jail for 1 year, 2 years, 1.5 years, 3 years.
And then, of course, nothing happens in the case. What has happened in the case against Chidambaram? Nothing. What's happened in the case against Hemant Soren? Nothing. And against Huda, that case that they had against the AGL and the allotment of the land, what happened in that case? Again, discharged. But in that process, they destroy the reputation of people. केस में कुछ होता नहीं है. हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या हुआ? इन्होंने इनको हिरासत में रखा, फिर कोर्ट ने कहा, मैंने ही बहस की थी, कोर्ट ने कहा कि साहब इसमें कुछ प्राइमा फेशिया केस हमें लगता है कि है ही नहीं कोई, तो बेल मिल गई. लेकिन वो केस तो चलता रहेगा, वो वे भाषण देते रहेंगे, चाहे अमित शाह जी हो चाहे और हो, वहां जाकर भाषण देंगे. लालू के खिलाफ क्या हो रहा है? नए नए केस डाले जा रहे हैं, उसी कोई तथ्य नहीं है. मैजिस्ट्रेट बुला लेगा, इलेक्शन के टाइम मैजिस्ट्रेट बुला लेगा, वहां बिहार में इलेक्शन हो रहा है, कहते यहां आके पेश करो. तो ये है कॉलोनियल माइंडसेट. इसको अगर खत्म करना है मोदी जी, तो इस कानून में आप संशोधन लाओ. आप संशोधन तो लाए, लेकिन इन धाराएं में कोई संशोधन नहीं लाया, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो आपने इस्तेमाल करना है. They have weaponized the law. You have not amended any of these provisions because you want to use it for targeting politicians. This is what is happening in our country. Now, let me tell you another thing, which is even more important. If you look at the cases that have been filed, and this is very interesting. Arvind Kejriwal, made an accused. Chief Minister, put him in jail, won the election. Right? Now, this election is after 4 years. By that time, something else will happen in Punjab. Right? मैं अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आपने इलेक्शन जीत ली, और पंजाब में फिर 4 साल के बाद तो यहाँ इलेक्शन होगी. एट दैट पॉइंट इन टाइम ये कोई नया ढूंढ लेंगे. ठीक है. अच्छा, फिर इन्होंने किया, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, वो भी जेल रहे, 5 महीने जेल रहे. उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और फिर ये केस चलता रहेगा, ये बंद नहीं करेंगे केस. 2-3 साल चलाएंगे, अगले इलेक्शन तक चलाएंगे. सो दे विल नॉट क्लोज दीज केसेस. They arrested Hemant Soren, he was in for 5 months. But the case will go on. And then they will go and give speeches. That, look, see, he is still an accused. He has done this, he has done that. Then Manish Sisodia, we have already taken his name. Then Satinder Jain, all their ministers. Then Bhupesh Baghel, shuru kar diya inhone. And the same exercise. This experiment, this pilot project against Kejriwal and others, ये तो pilot project था ना. वही पायलट प्रोजेक्ट अब इन्होंने छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिया. उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया, फिर उनको हम बेल दिलाई. फिर इसके बाद लालू यादव नया केस डाल दिया, बोगस. फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा, वो तो खैर डिस्चार्ज हो गए. लालू यादव फ्रेश केस, टोटली बोगस. देन अशोक गहलोत, देन सचिन पायलट, then Farooq and Umar, then Mehbooba Mufti, then OBB Singh. आपको ये लगता नहीं कि सारे these are all belonging to the opposition? आपको कुछ लगता नहीं इसमें दाल में कुछ काला है? प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता, अमित शाह जी को नहीं लगता? तो कहीं ना कहीं आपको इनसे बहुत बहुत प्यार है, बड़ा स्नेह है. इतना स्नेह है कि आप चाहते हैं कि आप जेल में रहें ताकि आप राजनीतिक खेल खेल सको. ये अच्छी बात नहीं है. देखिए, ये तो बाहर आ जाएंगे और आप भी बाहर चले जाओगे, ऐसा दिन तो आएगा ना. तो देश के लिए अच्छा नहीं है. अगर विपक्ष जब सत्ता में आ गया ऐसे काम करते रहे, वो भी गलत है. लेकिन अब आप इतने एक्सट्रीम तक चले जाओगे. We know very well that this is not good for the future of India. This is not good for democracy. They will all come out one day, right? And you will go away one day. That is also settled. And if everybody starts behaving like this, what happens to our system?
And is it not a fact that none of these people belong to the ruling establishment, whether at the center or in the states? कोई भी इनमें से कोई ऐसा आरोपी नहीं है जो केंद्र में मंत्री है या कोई पॉलिटिशियन है या प्रदेशों में मंत्री हैं, पॉलिटिशियन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां बीजेपी राज कर रही है वहां वहां करप्शन तो इन्होंने खत्म कर दी, और जहां जहां कांग्रेस राज कर रही है वहां तो करप्शन मतलब कि ऐसी तेजी से चल रही है कि हर एक के खिलाफ केस करना पड़ता। So wherever this government is in power, whether at the center or in the states, nobody is corrupt, because Modi ji has actually ensured that there is no corruption in BJP states. He promised that to the nation and he delivered. But he could not deliver in Congress-ruled states, poor chap. This is not his fault. It is the fault of the Congress party. It must have been fault of Nehru, because Nehru must have brought this in. And then after Nehru, then Indira, then after Indira, then Rajiv, then after that, ministers of Manmohan Singh. Is this the way that agencies should run? And what's the point of telling, the court telling the IO that he should be proceeded against? IO is not acting on his own. Of course, IO has to be proceeded against. But IO तो अपने मन से थोड़ी ना फैसले कर रहा है। आयोग को तो बताता जाएगा भाई इनको बताओ आप। वो कौन बताता है? ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कौन आयोग को बताता है। So this is a very dangerous thing that is happening in our country. ये बहुत ही खतरनाक एक रवैया अपनाया है सत्ता पक्ष के लोगों ने, और ये देश के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपको याद होगा, मुझे भी याद है कि जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि इसके बाद करप्शन होगी ही नहीं। Right? Remember when there was demonetization, what happened? The Prime Minister said after that there will be no corruption. Now, I want to request the Prime Minister to tell the people of this country that there is no corruption. According to him, there is no corruption. And we'll decide, the people of this country will decide whether to believe that statement or not. We will not decide. Don't weaponize the law for political ends. कानून को हथियार बनाकर आप अपने राजनीतिक जो लक्ष्य हैं उनको सामने रखते हुए लोगों को हिरासत में नहीं करो। देश का दुर्भाग्य है कि आज के दिन, एक तो ये बात होगी, दूसरी और बात, ऐसा फैसला शायद कोई उम्मीद भी नहीं करता था, लेकिन आज के दिन भी जुडिशरी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और हम सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को और देश की न्यायपालिका को, चाहे वो हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, हम उनसे आग्रह करूंगा, ये जो ओरल स्टेटमेंट मतलब के बयान जो जिसका कोई तथ्य ना हो, जिसके पीछे कोई दस्तावेज ना हो, उसके आधार पे आप प्रोसिक्यूशन मत अलाउ करो। It is my request to all the judicial officers of this country, the High Courts and the Supreme Court, all the judges, don't allow prosecutions on the basis of unsubstantiated oral statements without being corroborated by documentary evidence. The Supreme Court, in fact, should direct the government that to amend this law and ensure that arrests can only take place once the magistrate is shown the oral and the documentary evidence. Without that, there should be no arrest. मैं आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक डायरेक्शन दे कि इस ऐसे कानून में संशोधन होना चाहिए कि जब तक
किसी हल्फिया, जब तक कोई बयान के साथ कोई दस्तावेज उसकी करॉबोरेशन ना हो, उस आधार पे किसी को हिरासत में नहीं लेना चाहिए। आप सोच नहीं सकते हिरासत में होता क्या है। Nobody really understands the consequences of imprisonment. Your friends think you are cheats. The people think that you've done wrong. आपके चाहने वाले सोचते हैं कि आप झूठे लोग हो, आप देश की संपत्ति को अपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप सच्चे इंसान नहीं हो, आपके दोस्त आपको शक करना लगते हैं, आपके जो इलेक्ट्रेट है वो शक करने लगता है, और इसका नुकसान बहुत भारी होता है। और खुद आदमी सोचता है कि मैं काहे के लिए यहाँ हूँ। जो उसके ऊपर जो मानसिक तनाव आता है वो भी अपने आप में एक बहुत ही सीरियस मामला है। और जिस तरह से जेल में व्यवहार होता है, ये तो खैर मंत्रियों की बात है, आम आदमी का व्यवहार होता है जेल में, आप सोच भी नहीं सकते द वे पीपल आर ट्रीटेड इन जेल, विमेन, अदर्स। मैं सारी 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है, मैं उसमें हर पन्ने को देख रहा था, तो मुझे वहाँ को दिखा नहीं कोई ऐसा चैप्टर जिसमें लिखा हो कि पॉलिटिशियन करप्ट हैं या मिनिस्टर करप्ट हैं या समाज करप्ट है या ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। मुझे तो दिखा नहीं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो सब करप्शन खत्म हो गई, ना कोई ब्यूरोक्रेट करप्ट है, ना मिनिस्टर करप्ट है, ना कोई नेता करप्ट है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा करप्ट है। तो करप्शन तो मोदी जी ने खत्म कर दी। तो बहुत भारी उपलब्धि है मोदी जी की। I was looking at the class 8 books and I didn't find a chapter which says that politicians are corrupt, people are corrupt, electorate is corrupt, bureaucracy is corrupt, ministers are corrupt. Because corruption is only in some other institution. Corruption is not in government runs without corruption. Nobody takes any money. There is no cash in the system. मोदी जी ने कहा था ना कि भाई कैश तो हम खत्म कर देंगे नोटबंदी के बाद, कैश की तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं। तो हम तो देख रहे हैं कि कोई कैश की ट्रांजैक्शन होती ही नहीं। इतने बड़े जलसे होते हैं लोगों के और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सब चेक से होता है, ऐसा हमें लगता है। और भाजपा लोग बता दें कि भैया ये चेक से हो रहा है ना, जरा हमें दे दें, हिसाब के साथ दे दें, ताकि ईडी कहे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नहीं तो एनसीईआरटी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने सोच लिया कि भाई करप्शन कहीं और नहीं है, केवल एक जगह करप्शन। तो क्या एनसीईआरटी भी एक राजनीतिक सोच के साथ किताबें बच्चों को ये चीजें पढ़ाना चाहती है? इस एनसीईआरटी भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। Has the NCERT also decided to toe the line of the government and start educating children directed by the political masters sitting in government in this country? This is not a sad day for India. Universities have become battlegrounds not for academics, but for political dominance. That's what is happening. Universities में हालात देखो आप। लगता है कि यूनिवर्सिटीज में कोई एकेडमिक काम तो हो ही नहीं रहा, केवल कौन ABBP तय करेगी या कोई और तय करेगा। क्या इन्होंने JNU की हालत कर रखी है? और कोई प्रोटेस्ट करता है तो जेल में डाल देते हैं, मंडपम में कोई प्रोटेस्ट करता है तो जेल में डाल देते हैं। क्यों भैया? जब आप लोग बिना बयान के प्रोटेस्ट करते थे, किसी ने तो आपको जेल में नहीं डाला। उस समय तो कोई नंगई की बात नहीं करता था। ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।